6 टीम क्रिकेट खिलवाने के लिए लेके आए। हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, न्यूजीलैंड ले लिया। तो अब हमने टीम अरेंज करी, तो क्या 3 टीम एक साथ खेल सकती है? हमने कहा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ खिला दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम में 2 टीम एक साथ खेलेगी, या तो बांग्लादेश और पाकिस्तान खेल ले, या इंडिया और पाकिस्तान खेल ले, या इंडिया और बांग्लादेश खेल ले। तो इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान से करवाना होगा, फिर मैच बांग्लादेश से करवाना होगा, तो फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश से करवाना होगा। इस प्रकार से हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। या इंडिया के सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोहरपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय और मैं यहाँ पे फिजिक्स फैकल्टी के तौर पे आपको आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट लेक्चर जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से रिलेटेड है वो समझाऊंगा। तो बात करते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो फिजिक्स का जो पेपर है वो 12th के लिए 100 मार्क्स का आरबीएससी बोर्ड के अंदर लगता है। इसमें 100 में से 2 पार्ट हैं यहाँ पे। एक तो है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, तो प्रैक्टिकल पार्ट 30 का होता है। देन हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है 70 का। इस 70 के भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं। जो हमारा 56 नंबर का है पेपर होता है। देन 14 नंबर के हमारे सेशंस मार्क होते हैं, यानी एकेडमिक सेशंस होता है जिसमें हमने क्या किया क्या नहीं पढ़ा उसके आधार पे 14 मार्क्स हमें मिलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इस 56 मार्क्स के लिए। तो फिजिक्स के अंदर हम इसके लिए पढ़ेंगे 56 मार्क्स के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए में। तो जब फिजिक्स की बात करेंगे तो इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी आएगी साइंस की। एक आएगा वर्ड साइंस है, और साइंस वर्ड बना है साइंटियो शब्द से। और साइंटियो शब्द का मतलब होता है टू नॉलेज, यानी जानना किसी के बारे में, टू नो। और टू मतलब टू नो मतलब जानना हो जाएगा। दैट इज मीन्स इट इज नॉलेज। तो नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यदि प्रॉपर वे में हम कहें तो इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो बनेगा प्रोग्रेसिव नॉलेज ऑफ सराउंडिंग। हमारे चारों जो भी सराउंडिंग नॉलेज है जो प्रोग्रेसिव चलता रहता है, बढ़ता रहता है, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। इसमें एक ब्रांच है फिजिक्स, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स वर्ड बना है वो बना है फूसी के वर्ड से। और इस फूसी के वर्ड का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर वर्ड। फूसी के एक लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द लैटिन शब्द है। तो इसका जो मीनिंग है वो है नेचर। कहने का मीन्स हमें नेचर की फिनोमेना ऑफ नेचर, इसके बारे में स्टडी करनी है। अब नेचर में क्या क्या स्टडी हो सकती है? मैंने एग्जांपल लिया, एक वाटर का एग्जांपल ले लिया। तो मैंने कहा वाटर का एग्जांपल, वाटर हाई टू लो की ओर जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होगी। दूसरी 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कौन बताता है हमें? ये बताता है फिनोमेना। और ये फिनोमेना कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जो बात करेंगे तो 2 प्रकार से हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो एक प्रोसेस है पूरा, किसी भी कॉन्सेप्ट को बनने के लिए फिजिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम बात करते हैं कि फिजिक्स कैसे पढ़ी जा सकती है। तो फिजिक्स पढ़ी जा सकती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आधार पे। तो इसकी क्वालिटी, एक तो क्वालिटी होती है, और क्वालिटी को हम पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिक डेरिवेशंस आ जाएंगी। और जब मैथमेटिक्स डेरिवेशंस आ जाएंगी तो वहाँ पे हमें काम लेना पड़ेगा मैथमेटिक टूल्स को। तो जो यहाँ पे हमने कहा मैथमेटिक डेरिवेशन प्लस में हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कॉन्सेप्ट है, पूरा मिलके क्या बनता है? एक हमें फिजिक्स का फिनोमेना बन जाता है। फिनोमेना ऑफ फिजिक्स वो बन जाता है। तो वहाँ पे मैथमेटिक डेरिवेशन और ये मैथमेटिक टूल बहुत ज़्यादा काम आते हैं फिजिक्स के अंदर। तो पहले इसका जो नाम था, फिजिक्स का जो पहले नाम था वो इसी नाम से था, अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से ही चलती थी। इसके बाद में जैसे जैसे इसकी
ज़्यादा डील होने लगी तो इसका नाम हमने फिजिक्स डाल दिया और फिजिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन बना दी कि हम इसे फिनोमेना ऑफ नेचर स्टडी करेंगे तो नेचर की स्टडी करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, इसमें मैनी यूनिट्स हैं हमारे ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ की जब बात, ट्वेल्थ वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया हमारा, ऑप्टिक्स आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गया। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इफेक्ट्स है हमारे, फिर ऑप्टिक्स आ जाती है हमारी, सेमीकंडक्टर्स आ जाती है यानी न्यूक्लियस, या फिर हम इसे बोलते क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं, देन हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ जाता है। तो मैनी ब्रांचेज होती हैं, अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग हम बात करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस की बात करते हैं, अलग अलग नेचर में फिनोमेना की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है मुझे तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और आपको भी ऐसे समझना है। फिजिक्स में समझने के लिए उसके वर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब ये है, फिजिक्स में कोई वर्ड आ गया, मानो कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रो वर्ड आ गया, तो इलेक्ट्रो वर्ड को पहचानना जरूरी है कि इलेक्ट्रो वर्ड आया तो कहाँ से आया। यदि ये आपने यही समझ लिया तो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ आएगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो बस इसकी हमने कहा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा इलेक्ट्रो प्लस सेकेंड पार्ट कहा हमने स्टैटिक्स, हमने कहा इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मीन्स होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो एम्बर से, एम्बर की जो स्टिक थी उससे खोज की गई थी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब एट-रेस्ट। यदि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट रहते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सिमिलरली हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे एट मोशन विद फोर्स, विदाउट फोर्स बात नहीं करेंगे डायनेमिक्स, विद फोर्स बात करेंगे हम कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तभी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स बिना तो डिस्प्लेसमेंट आना है ही नहीं, तो फोर्स आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट आएगा और तभी क्या होगा, उसमें मोशन होगा। तो यहाँ पे मोशन की स्टडी तो करेंगे बट किसके साथ में करेंगे, विद फोर्स, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऐसी कंडीशन में क्या क्या होता है, इनकी जो क्वालिटी होती है अलग अलग होती है। क्या होती है, क्वालिटी अलग अलग। हमने कहा अब क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी होती है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी। देन यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही यहाँ पे, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, देन इसके साथ में हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। एक और कंडीशन आ जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद में, यदि हमने कहा यदि ये मोशन दो प्रकार का होता है, यदि ये मोशन यहाँ पे यदि ये मोशन यूनिफॉर्म होता है, यदि ये मोशन यूनिफॉर्म होता है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। यदि ये मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दोनों इफेक्ट तो आएंगे ही। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा यहाँ पे, एक आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएगी साथ में। तो यहाँ पे तीन इफेक्ट आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक इफेक्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेकंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट आया, थर्ड हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट आए। फर्स्ट ये तो हमारे पास पहले से ही चल रहे हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले से हम कैरी कर रहे हैं, देन कौन सा कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कैरी कर रहे हैं, देन एक और हमें इफेक्ट मिला यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मीन्स अबाउट द स्टडी ऑफ क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे क्वालिटी की बात की है, जब क्वांटिटी की बात करेंगे तब हमें मैथमेटिक्स टूल लगाने पड़ेंगे, तो ओनली हमने क्वालिटी की बात की है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नाउ हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैंने कहा था हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे पास,
सीबीएसई में आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे, बट आरबीसी स्टेट बोर्ड के अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मिलेगा गाउस एप्लीकेशंस, सीबीएसई में दोनों एक है, हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज है। ये चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर सेकंड है, देन चैप्टर थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन इसके बाद में बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस। ये दोनों सीबीएसई में एक है। तो सीबीएसई में ये 4 चैप्टर हैं, दो में है, जबकि यहाँ पे हमारे आरबीसी में 4th चैप्टर में इनको कंक्लूड किया गया है। अब देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, एट ए रेस्ट कंडीशन में होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई चीज़ है तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी चीज़ को एक्साइटेड करने पे, ठीक है, तो वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब चार्ज हो जाती है तो वहाँ पे 2 प्रकार के चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने कहा मैंने हाथ को रब किया, यहाँ पे मेरे हाथ को यहाँ पे रब किया तो यहाँ पे क्या आने लग गया, चार्ज आ गया। ये क्या आया, चार्ज। बट ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है यहाँ से, ये चार्ज यहाँ है यहीं रह गया, मूव नहीं किया, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से लेते हैं। हमारे पावर हाउस में क्या आते हैं, हमारे पावर हाउस में इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, जो एसी आती है हमारे घर में वो इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स पावर हाउस से लेके हमारे घर तक आते हैं, पावर हाउस से लेके हमारे हाउस तक आते हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, तो किसके कारण आ रहे हैं, फोर्स के कारण आ रहे हैं। इसलिए जो आ रहा है तो इनमें क्या आ रहा है, मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोशन। और तो मोशन हो रहा है तो क्या बन रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट मोशन से होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मोशन हो जाता है, वो एट ए रेस्ट कंडीशन में प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके कई प्रकार के मेथड है किसी चीज़ को चार्ज करने के। मेनली हमारी बुक्स में 3 दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रबिंग का मेथड दे रखा है, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, रबिंग का मेथड दे रखा है। सेकंड मेथड फ्रिक्शन का है, ठीक है, रबिंग को जो रब करते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो इसे फ्रिक्शन वाला ही बोलते हैं। तो रब और वो फ्रिक्शन एक ही होता है। तो रबिंग का मतलब जहाँ पे रब करते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जब 2 चीज़ों को पास में टच करवाते हैं, माना कि यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, इनको टच करवाया मैंने, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक नेचर की प्रॉपर्टीज़ होती है। नेचर क्या कहती है, सबको बराबर। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नेचर ये किसी के साथ भेदभाव नहीं रख सकती है। तो नेचर कहती है सबको बराबर करो। तो मैंने कहा कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है और इसके पास चार्ज कम है, तो दोनों को पास लेके आएंगे, तो हाई वाला क्या कहेगा, भाई तू ले ले थोड़ा सा, और दोनों अपने आप पर क्या हो जाएंगे, इक्वल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। थर्ड हमारे पास आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जब इन चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी अफेक्ट होगा और इस पर भी चार्ज आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन के आधार पे इंडक्शन मोटर भी बनी हुई है हमारी। इंडक्शन मोटर काम में लेता है, वहाँ पे इंडक्शन ही होता है, तो वो इंडक्शन मेथड होता है। तो मेनली 3 हमें मेथड याद रखने हैं, ठीक है। तो 3 मेथड हो गए। तो 3 मेथड हमने कहा कि जहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा तो चार्ज को 3 प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता कर सकते हैं। और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। याद रखें, चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब मेरा ये है कि हम किसी चीज़ को रब या कंडक्शन की सहायता से हम करें तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ध्यान रखिए, चार्ज का कभी ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज की बात कर रहे थे, तो चार्ज रहेगा कहाँ पे। अब ये हवा है, एयर है, तो क्या यहाँ पे चार्ज रहेगा, नहीं। चार्ज रहेगा हमेशा मैटर में। ये एक मैटर है, ये एक सब्सटेंस है, यहाँ पे चार्ज हो सकता है, इसकी सरफेस पे चार्ज हो सकता है क्योंकि ये एक मैटर है। इस बोर्ड की सरफेस पे चार्ज हो सकता है क्योंकि यहाँ एक ये मैटर है, बट ये एयर है तो यहाँ पे चार्ज नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, किसी मैटर में रहता है। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण बोल सकते हैं। किसकी, मैटर की। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज उसके मैटर में के अंदर लाइज करता है। तो विदाउट मैटर कोई चार्ज नहीं हो सकता है। नहीं तो कभी ऐसा हो कि एयर में चार्ज लगाया, एयर में हाथ लगाया, भाई करंट आ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एयर में कभी, क्योंकि एयर में जब मैटर ही नहीं है तो वहाँ पे चार्ज भी नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो वो मोशन नहीं कर पाएगा, और मोशन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बनेगा। तो ये बात हमें अच्छे से बात समझ आ गई होगी कि जो चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, मैटर में होता है। नाउ इसके बाद में हमने कहा मैटर। अब इसी चार्ज,
तो चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसके बारे में हमें पहले डिस्कस किया है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसके बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए का, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रहा हुआ है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन रहा हुआ है, और उसने ही चार्ज के बारे में बताया था। तो उसने कहा था कि उसने बताया कि दो चीज़ होती है, और दो चीज़ में से उसने एक को पॉजिटिव नेम दे दिया और एक को नेगेटिव नेम दे दिया। तो ऐसे इनको क्लासीफाई कर दिया, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। नाउ मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा कि एक मैटर है और मैटर को हमने रब कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, किसी भी तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, एक्सेसिव कौन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, और ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन एक्सेसिव हो गए तो कौन सा चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव। तब ये चार्ज बॉडी हो गई। अब ये चार्ज बॉडी हो गई तो इसके चारों ओर हमारे इसके चारों ओर जो इफेक्ट आएगा, इसका जो इफेक्ट आता है, इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई दिखाई नहीं देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं, कोई यहाँ पे हम कोई लेंस लगा दें, ऐसे नहीं देखा जाएगा। ये एक ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हमने शो करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, दिखाई तो देता नहीं है, अब हमें शो करना है, तो शो करने के लिए हमने इसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दर्शा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने बता दिया कि यदि कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के चारों ओर, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, इसके चारों ओर हम ये लाइन खींच रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक चार्ज बॉडी है, और चार्ज बॉडी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कुछ ना कुछ होगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोटेशन कर सकते हैं। नाउ ये चार्ज हमने लिया, एक ये हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज वाला है ये, दूसरा हमने एक और बॉडी ली, वो भी पॉजिटिव चार्ज की है। अब इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बारे में कौन बताया था, कुलाम्स ने इसको समझाया था। इसके बारे में किसने बताया, कुलाम्स ने। तो दो चार्जेस हैं, उनकी बिटवीन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सपोज दैट यहाँ पे 3 चार्जेस आ गए, 1, 2 एंड 3 चार्जेस टेकिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देन हियर यहाँ पे हम देखेंगे वी कैन सी कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तीनों का, जैसे माना कि यहाँ पे हमने लिखा F इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो सर ने तो बताया, यहाँ पे लिख दिया हमने F इक्वल K Q1 Q2 Q3 अपॉन में R²। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप चलती है हमेशा। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, म्यूचुअल का मतलब ये है कि मैंने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दिया। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, एक का संबंध 2 से होगा, एक का ही संबंध 3 से होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही संबंध 2 और 3 से बनाएगा, एक का संबंध 2 से होगा और एक का संबंध, यानी 1 रिलेटेड 2 एंड 1 रिलेटेड 3। नाउ हियर सिमिलरली 2 रिलेटेड 3 एंड 2 रिलेटेड 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको, तो F को यहाँ पे लिखेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे इसके लिए लिख लेते हैं, इसे मान लेते हैं Q1 Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे ये लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मान लिया इसका जो रिलेशनशिप बताना है, हमें रिलेशनशिप बताना है इस Q नोड से। किससे बताना है, यहाँ पे Q नोड से रिलेशनशिप बताना है। तो हमने इनकी डिस्टेंस ले ली, ये ले ली हमने R1 ले ली, ये ले ली R2 ले ली, और ये R3 हमने डिस्टेंस ले ली। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में बताना है हमें, Q नोड के रेस्पेक्ट में। सभी की स्टडी एक साथ नहीं कर रहे हैं, ओनली Q नोड की स्टडी कर रहे हैं। तो Q नोड की स्टडी करेंगे तो Q का संबंध किससे होगा, 1 से भी होगा, अपना रिलेशन 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअल रिलेशनशिप। जैसे कि आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल देके, कि माना कि हम 6 टीम क्रिकेट खिलवाने के लिए लेके आए। हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, न्यूजीलैंड ले लिया। तो अब हमने टीम अरेंज करी, तो क्या 3 टीम एक साथ खेल सकती हैं? हमने कहा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ खिला दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
एक टाइम में 2 टीम एक साथ खेलेगी, या तो बांग्लादेश और पाकिस्तान खेल ले, या इंडिया और पाकिस्तान खेल ले, या इंडिया और बांग्लादेश खेल ले, तो इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान से करवाना होगा, फिर मैच बांग्लादेश से करवाना होगा, और फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश से करवाना होगा। इस प्रकार से हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। या इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इंडिया किससे खेलेगा, पाकिस्तान से खेलेगा, और फिर बांग्लादेश से खेलेगा, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि यदि यहाँ पे हम रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा पहले Q नोट का Q1 से, Q नोट का Q2 से, और Q नोट का Q3 से। तो यहाँ पे F इक्वल आ जाएगा K Q नोट Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q नोट Q2 R स्क्वायर प्लस K Q नोट Q3 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान ये वाली बात ये रखना है, ये R रखा है तो यहाँ पे कौन सी लेंगे, तो R1, तो ये तो हो जाएगा R1, और यहाँ पे कौन सी लेंगे, ये R2, तो ये तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कौन सी हो जाएगी, R3, तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर। तो बस यही ध्यान रखना है, डिस्टेंस भी उनकी रेस्पेक्टिव ही आएगी। ओके, तो Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2 और Q3 के लिए R3। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने कहा कि 2 चार्जेज आ जाते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। जबकि सिंगल की बात करें तो सिंगल के अराउंड में हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने कहा कि पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो हमने कहा एट ए रेस्ट कंडीशन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस करेगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हो और करंट भी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक, तो हम इस भाषा को अलग अलग लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही आप अलग याद रखना, दोनों एक टर्म नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल है तो उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आता है हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से। पहले समझाया मैंने आपको, यूनिफॉर्म मोशन से बात करी हमने कि इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होता है, यूनिफॉर्म मोशन करने से। बट ये तो एट ए रेस्ट कंडीशन पे है ना, चार्ज पार्टिकल तो कहाँ पे, अभी रेस्ट कंडीशन पे। तो अभी तो क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आने लग गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक गाउस आया, गाउस ने बहुत अच्छा मेथड दिया। गाउस ने कहा कि ये मार्कर है, इस मार्कर के चारों ओर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गाउस ने हमें समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसने एक फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देके गाउस ने बताया कि आप इस प्रकार से इसके कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसने 3 प्रकार की डेंसिटीज दी थी, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएंगे तो 2 प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। एक आएगा हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने कहा था एक तो हो सकता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो सकता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो सकता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, और अलग से वीडियो बना के हम इस लेक्चर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गाउस ने बताया था। तो ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में हमारा इसकी डिटेल हमने स्टडी की है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, और सेकंड चैप्टर में हमने गाउस के लॉस पढ़े हैं। गाउस से हमें पता लगा है कि चार्ज स्फीयर आएगा तो वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यदि कोई सीट आ रही है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, यदि कोई वायर आ रहा है, एक लीनियर आ रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब जब इतनी बात हो गई तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है चार्ज पार्टिकल से, और ये गाउस आया था, इसी के लिए आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको कैपेसिटेंस पे लाना चाह रहा हूँ, हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, तो उस पर लाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से रखना। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। देन इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो हमने कहा 2 चार्जेज आएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इसके बाद में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे माना कोई एक वॉल्यूम हमने मान लिया, यहाँ पे कुछ भी एक सराउंडिंग है यहाँ पे माना, और यहाँ से एक चार्ज भक्ता यहाँ पे आया, मान लो ये चार्ज आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आया ये Q1 चार्जेज आ गया। अभी Q1 चार्जेज आया तो यहाँ पे तो पहले से कोई मौजूद ही नहीं था, इसने यहाँ पे आके कब्जा मान लो एक तरह से यहाँ पे आके अपना राज जमा लिया, तो इसको यहाँ पे कोई अपोज करने वाला तो है नहीं।
तो इसके लिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, फ्री है। बट अब इस एरिया के अंदर अपना क्या बनाएगा, जैसे ही आगे चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अपना क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो उसे क्या महसूस होगा, क्या फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। तो नाउ हियर वी टेकन Q2 चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कौन सा पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, जो हमें नॉन नहीं होता कि कहाँ पे उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो हम उसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ तक लेके आए, इस P बिंदु तक लेके आए, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और इस वर्क डन को हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाय जितनी डिस्टेंस पे लेके आए हैं तो R डिस्टेंस पे लेके आया है तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये वर्क डन करना पड़ा। अब बताओ ये वर्क डन जैसे आएगा तो ये वर्क डन किस में स्टोर होता है, हमने इसकी भी बात की थी। तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ के लेके आया तो यहाँ पे इसे क्या करना पड़ा, यहाँ पे किसके कारण आया है, ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण। तो यहाँ पे इसके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई। और इस पोटेंशियल एनर्जी को U से हम डिनोट करते हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो U इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो U इक्वल ऐसे हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू तो क्या है, 0 है, और W2 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमारी कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पॉइंट चार्जेज होता है, उसके चारों ओर इफेक्ट होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक हमने कहा कि Q1 है, Q1 चार्जेस को यहाँ पे Q2 चार्जेस को लाने में किया गया जो वर्क डन है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब ये भी एक सिंगल पार्टिकल की बात करता है और ये भी किसकी बात करता है, सिंगल पार्टिकल की ही बात करता है। बात ये है कि यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाने का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एम ये था फिजिक्स में कि यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसलिए सोल्व करने में थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम होता था। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाती थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब किया और कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ग्रेडियंट से। कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट से। अब बताइए, तो हमने कहा ग्रेडियंट से निकालेंगे, तो ग्रेडियंट क्या होता है, तो हमने कहा रिलेशन लिखा E वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट V। ये हमारे पास दोनों का रिलेशन आ गया। देन ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक मैथमेटिक टूल है। हमने क्या कहा था, फिजिक्स को हम दो चीज़ों से समझेंगे, एक तो हम समझेंगे क्वांटिटेटिव, एक समझेंगे क्वालिटेटिव। उसकी क्वालिटीज़ क्या है, तो हमने कहा ये जो बात पढ़ रहे थे कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये सिंगल पॉइंट के लिए, ये सिंगल पॉइंट के लिए, दैट इज इट इज़। तो स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे थे, तो ये हमारा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव। बट हम यहाँ पे ये डेरिवेशंस लेके आ रहे हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके आ रहे हैं, तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके मैथमेटिक टूल की। तो ये मैथमेटिक क्वांटिटेटिव बात हो गई, तो इसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स टूल्स। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आता है तो उसे वर्क डन करना पड़ेगा और एज ए किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसी के बेसिस पे ये पूरा अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में हमने इतना डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोल दो चाहे कैपेसिटेंस बोल दो। अभी कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का हम जनरली मतलब समझे तो ये होता है कैपेसिटी से। अभी किसकी कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी, इस मैटर की कैपेसिटी, और ये किसकी कैपेसिटी, तो ये कैपेसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैपेसिटी। सपोज दैट यहाँ पे हमने इस Q1 चार्जेस को लेके आए, ये हमारा फील्ड है, इस Q1 चार्जेस को हम लेके आए, तो ऐसे में वर्क डन हमें शून्य करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अब दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा चार्ज लेके आए, Q2 लेके आए, नाउ इधर से अब लेके आ रहे हैं, यहाँ पे Q3 लेके आ रहे हैं, देन Q4 लेके आ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लेके आए हम
इधर यहाँ पे Q5 आ गया, यहाँ पे Q6 आ गया। ऐसे में यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस हैं, मैनी चार्जेस आ गए। माना है हमने इतने चार्जेस हम लेके आ गए, तो यहाँ पे इनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देन यहाँ पे अब बताओ इसके लिए किया होगा, तो इसके लिए यहाँ पे वर्क डन 0, W2 वर्क डन किया होगा, ये W3 वर्क डन पे आया होगा, ये W4 पे, ये W5 पे वर्क डन किया होगा, और ये W6 वर्क डन इसने किया होगा। अब सिंपल सी बात ये है कि ये समझना जरूरी है कि ये जब वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है? ये वर्क डन स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी में, एज ए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ के स्टोर हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है? अब सपोज दैट एक हाउस है, एक घर है, वहाँ पे आपने क्या हुआ कि एक दुकान ली, और वहाँ पे एक दुकान पे आपके पास बहुत सारा सामान आ गया। अब रखने की जगह नहीं, तो आपने गोडाउन ले लिया। अब गोडाउन भी फुल हो गया, तो आपको दूसरा गोडाउन लेना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे भी यही। अब ये आ तो रहे हैं, और आने के बाद में इनको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी हो रही है, परंतु ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये तो डिपेंड करता है उस मैटर पे। उस मैटर की कैपेसिटी क्या है, उस मैटर की कैपेसिटी क्या है। यदि मैटर की कैपेसिटी कम है तो कम स्टोर हो पाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटी, और इसे बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। तो कहने का मतलब ये हो गया, होल्डिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, होल्डिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इज नॉन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हम चार्ज लेके आते हैं, तो थर्ड चैप्टर तक हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि हम इसको लेके आ रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, तो कौन मैटर कितना होल्ड कर सकता है, इसको कितनी देर तक रख सकता है उस चार्ज को, इस होल्डिंग को क्या बोलेंगे हम? उसकी कैपेसिटेंस बोलेंगे। और इसको हम डिनोटेशन करते हैं C से। किससे दर्शाते हैं? C से। ठीक है, तो अब ये पढ़ेंगे कि C किस पे डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन आनी चाहिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। तो हम कहेंगे होल्डिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये थी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की कि तो ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से एक प्रोसेस होता है कि चार्ज लाने का और उसके होल्ड करने का। तो कोई मैटर कम स्टोर कर पाता है, कम देर तक होल्ड कर पाता है, कोई ज़्यादा होल्ड कर पाता है, तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। नाउ इसके आधार पे हमने कहा कि यदि मैटर को डिवाइड किया जाए, इसके आधार पे यदि मैटर को डिवाइड करें तो हमारा मैटर 3 प्रकार से हो सकता है करंट के आधार पे। एक तो हो सकता है कंडक्टर हो सकता है, तो हम कंडक्टर। दूसरा हो सकता है हमारा क्या? बैड कंडक्टर, या इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर्स। थर्ड हमारी प्रोसेस चलती है सेमीकंडक्टर की। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड है हमारा सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर क्या होते हैं? विच सब्सटेंस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट नॉन एज कंडक्टर, विच सब्सटेंस डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट नॉन एज इंसुलेटर। जबकि सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन आएगी, सेमीकंडक्टर एक कैसा मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर के पास दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो कंडक्टर होते हैं वो बने हुए होते हैं मेटल के, यदि हम केमिस्ट्री में देखेंगे तो बने हुए मेटल के, और ये इंसुलेटर बने हुए होते हैं नॉन मेटल के। तो जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट्स की शीट देखेंगे, तो एलिमेंट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स की देखेंगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स रखे होते हैं इस प्रकार से। पीरियोडिक टेबल के अंदर तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक होता है? हमारा S ब्लॉक होता है, यहाँ पे हमारे D ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पे हमारे P ब्लॉक होते हैं। देन हियर हमारे पास यहाँ पे F ब्लॉक होता है। देन यहाँ पे हाइड्रोजन अलग से ऊपर से रखा हुआ होता है, अलग इस टेबल से, पीरियोडिक टेबल से अलग होता है थोड़ा, कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। नाउ डिस्कस करते हैं, हमें इसके बारे में, हमें मेटल के बारे में डिस्कस करना है हल्का सा। तो यहाँ पे एक लेयर बनी हुई होती है, पीरियोडिक टेबल को देखना है इस प्रकार से लेयर बनी हुई होती है। तो इधर वाले तो होते हैं मेटल, याद रखिए इधर वाले तो होते हैं मेटल, और इधर वाले होते हैं नॉन मेटल, इधर वाले होते हैं नॉन मेटल। नाउ
बात करेंगे इनकी जो लेयर्स पे बैठे होते हैं, यहाँ पे इन सिड्डी नुमा आकृति पे स्टेयर्स पे बैठे हैं, यहाँ पे ये स्टेयर्स पे बैठे हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। अब बताओ ये नॉन मेटल मेटल के कॉन्टेक्ट में भी हैं और इन्हें बोलेंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड ये मेटलॉइड्स हैं, ये किसके कांटेक्ट में है? मेटल के कांटेक्ट में भी हैं और नॉन मेटल के भी कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब इसके पास दोनों ही प्रॉपर्टीज आ गई, कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी। तो इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे तो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, जबकि टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। इसका अलग से चैप्टर आएगा हमारा सेमीकंडक्टर का, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, which substance flow electric current does not flow electric current, और ये at room temperature behave like conductor, non-conductor means insulator, and at high temperature behave like conductor। तो ये हमारे इनकी डेफिनेशंस हो गई, हल्का हल्का हमने इनका ले लिया, क्वालिटी ले ली। नाउ अब यहाँ पे अब कैसे याद रखेंगे आपकी कौन से करंट कंडक्टर होते हैं और कौन से इंसुलेटर होता है? तो आपको मैं बिल्कुल इजी वे में बता देता हूँ। जैसे हमारे जो घर से एसी आ रही है, घर पे एसी आ रही है, वो कौन से वायर से आती है? एल्यूमिनियम के वायर से। तो एल्यूमिनियम क्या हो गया हमारा? एल्यूमिनियम हो गया हमारा कंडक्टर। घर के अंदर जो हम वायरिंग करवाते हैं वो किसकी करवाते हैं? कॉपर वायरिंग। या फैन के अंदर जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है? कॉपर वायरिंग। तो कॉपर भी कैसा हो गया हमारा? कंडक्टर हो गया। इसके बाद में एक आता है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर भी कैसा होता है? कंडक्टर होता है। अब सबसे ज़्यादा इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर के पास। इसके बारे में पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि सिल्वर के वायर हम क्यों नहीं लगाते, एल्यूमिनियम के वायर ही क्यों लगाते हैं। देन एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन भी हमारा कैसा होता है? हमारे पास कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद में ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी हमारी कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। और इस पे ह्यूमन बॉडी के ऊपर निकोला टेस्ला ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो इसलिए उसे हम पढ़ते नहीं हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन बॉडी भी कैसी होती है? हमारी कंडक्टर की तरह ही बिहेव करती है। नाउ यहाँ पे हम इसको डिस्कस करें तो जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे कौन से होते हैं? ग्लास। ग्लास में कभी करंट नहीं आता है, ठीक है। दूसरा हमारा रबर। रबर में भी करंट नहीं आएगा। देन प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं वायर पे, उसमें भी करंट नहीं होता है। वायर के अंदर करंट होता है बट प्लास्टिक पे करंट नहीं आता है। नाउ यहाँ पे हमने कहा एबोनाइट, ड्राई वुड, ये सारे हमारे पास क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। जबकि बात करें हम सेमीकंडक्टर की तो हमारे पास आ जाएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बाकी स्टडी करेंगे वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा। तो इतना सा आपको मैंने रफ डायग्राम दे दिया, आपको रफ दे दिया कि भाई कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स के पे डिपेंड करता है, मेटल्स कौन सा है, कंडक्टर है। मेटल्स का मतलब कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं एक दो, तो वहाँ पे ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर्स है, और ये क्या है हमारे सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर बने होते हैं नॉन मेटल के बने होते हैं, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेंगे? नॉन कंडक्टर का, और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करेंगे कंडक्टर का। तो इस प्रकार से ये मैटर्स हो गए। इसके बाद में हम इन्हें अब पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें इसे मैटर को पढ़ा क्यों? तो यहाँ पे हमें पढ़ना है डाई इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ना है? डाई इलेक्ट्रिक। तो याद रखें यहाँ पे जो इंसुलेटर्स मैंने बोला है, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्योंकि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे किस पे डिपेंड होगा? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे डिपेंडेड होगा। तो ये समझना जरूरी था। अब याद रखो यहाँ पे मैटर हमने क्यों पढ़ा? इस कैपेसिटेंस के लिए। और कैपेसिटेंस किसके बेस पे? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बेस पे। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सीट बनाई, ये यहाँ पे रफ डायग्राम ये बनवाया, मैंने आपको डायग्राम बनाया कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से क्या होते हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे कि हम इंसुलेटर को क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हैं।
नाउ इसके बाद में आता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात, हमने बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात करेंगे अब। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? तो हमने कहा कि जो इंसुलेटर होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही होते हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। फर्स्ट पोलर और सेकंड होता है नॉन पोलर। पहला है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देन ये होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए हमने पढ़ा। इससे पहले हमें डिस्कशन करना होगा एक चीज़ का। कौन से पॉइंट्स का यहाँ पे? एक तो फ्री चार्ज का, एक होता है बाउंड चार्ज। किसके बारे में डिस्कस करना होगा? इससे पहले हमें डिस्कस करना होगा फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फ्री चार्ज देन बाउंड चार्ज। व्हाट इज द फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज? व्हाट इज द डिफरेंस फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी? एटम्स की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? हमारा एटम होता है। तो हमने कहा ये एटम ले लिया, और ये एटम के चारों ओर यहाँ पे क्या होती है? क्लासेस होती हैं। हमने कहा क्लासेस हैं हमारी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एलिमेंट, जो वो के एलिमेंट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा आ गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में कौन बैठे होते हैं? इस न्यूक्लियस में बैठा होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बैठे होते हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाएंगे इस क्लासेस के अंदर यहाँ पे। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल होंगे। यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने कहा डिस्कशन किया। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इनके बीच क्या लगेगा? इनके बीच ये भी चार्ज पार्टिकल है और ये भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी चार्ज पार्टिकल है हमारा और ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो पॉजिटिव है और ये कैसा है? हमारा नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा? हमारा यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पे किसके कारण हुआ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ। तो ये यदि यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यदि यहाँ पे सपोज दैट एक और क्लास लगा दूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दूँ, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? वीकन हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। पहले वाले की कंपैरिजन में वीकन हो जाएगा। वीकन हो जाएगा तो इसका इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो ये और फ्री रहेगा तो फ्री मूव करेगा, और इसे हम बोलते हैं फ्री चार्ज। तो हम बोलेंगे इसे आउटर मोस्ट सेल। इसे क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल, या वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं, या वैलेंस सेल बोल सकते हैं। तो हम याद रखेंगे यदि हमारा आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीकन है, तो हम उसे बोलेंगे फ्री चार्ज। क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज। सपोज दैट ये स्ट्रक्चर इतनी ही होती, इतनी बड़ी ना होती, इतनी ही होती, क्लासेस नहीं होती यहाँ पे, मैंने ओनली 2 क्लासेस ली यहाँ पे। नाउ अब जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगेगा, अब यहाँ पे जो ये फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, पहले की तुलना में स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ये इसे सेंटर से पकड़े रखेगा। सेंटर से क्या रखेगा? पकड़े रखेगा। ऐसी कंडीशन में ये इसे बंधा हुआ है, मूव नहीं कर सकता, और इसे हम बोल देंगे बाउंड चार्ज। क्या बोलेंगे? बाउंड चार्ज। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें फ्री चार्ज कहते हैं, और जो फ्री मूव नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। और ये किसके कारण होता है? सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका वीकन है तो फ्री चार्ज हो जाएगा, यदि स्ट्रॉन्गर है तो दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। तो ये था हमारे पास फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे बात करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और कमेंट्स करके बताइएगा हमारा